नमस्कार दोस्तों। नथिंग इज इम्पॉसिबल है वी वांट टू डू। यदि हम चाहते हैं तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। उदाहरण के लिए माँ जी को देख लो। माँ जी द फाउंटेन मैन नाम तो सुना ही होगा। जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। दूसरी अरुणिमा सिन्हा। यदि हम चाहते हैं तो दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। दुनिया में कोई भी काम मुश्किल नहीं है, बस हौसला करने का हौसला होना चाहिए। आज हम बात कर लेते हैं लेबर कानूनों पे। जो 21 नवंबर को जो पुराने कानून थे 1930 से 50 में बने थे, उनको सरकार ने 20 में भी लाने की कोशिश की, लेकिन यूनियनों के मासिव विरोध के कारण वापस लेना पड़ा। और अब 1 अप्रैल 2026 से पूरे देश में लागू होने वाले हैं। तो उन कानून वालों के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि 29 कानून थे, उनको घटा करके 4 कानूनी संहिता लाई गई हैं। जो वेतन संहिता 2019 होगी, उसके बाद औद्योगिक संबंध संहिता 2020, उसके बाद सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और स्वास्थ्य एवं कार्य संहिता 2020। ये 4 नई संहिताएँ आई हैं, मतलब बैक से कानून हैं। पहले ये कानून 29 थे, तो 29 से घटा करके 4 बना दिए गए हैं। अब सबसे पहला कानून ये लाया गया है कि नियुक्ति प्रमाण पत्र इट इज़ नेसेसरी फॉर ऑल एम्प्लॉय, मतलब ये सभी कर्मचारियों के लिए ज़रूरी होगा। हर एक कर्मचारी के लिए। पहले ऐसा कोई उद्देश्य मतलब नहीं था कि किसी को, कोई भी जो संगठित क्षेत्र थे उनके लिए ही नियुक्ति पत्र दिया जाता था। बाकी के लिए अपॉइंटमेंट लेटर बोलते हैं, जैसे वो अपॉइंटमेंट लेटर अन्य किसी में नहीं दिया जाता था। अब हर काम करने वाले हर संगठन में हर किसी को, मतलब संगठित क्षेत्र में भी और असंगठित क्षेत्र दोनों में नियुक्ति पत्र देना कंपलसरी होगा। और एक पीएफ सैलरी स्लिप भी बनाना निश्चित होगा। उसके बाद दूसरी आती है सामाजिक सुरक्षा कवरेज। सामाजिक सुरक्षा कवरेज मतलब पहले ये स्टेट गवर्नमेंट इंश्योरेंस नहीं था। अब हर राज्य में ये लागू होगा। पहले केवल संगठित क्षेत्र में ही था, अब असंगठित क्षेत्रों में भी लागू कर दिया गया है। उनको भी ये इसके दायरे बढ़ा दिए गए हैं। ESIC कवरेज के और पीएफ जो भी पहले निश्चित कर्मचारियों, संगठित क्षेत्र वालों के कर्मचारियों का ही कटता था, अब सबका पीएफ प्रोविजन फंड बोलते हैं उसको, उसमें कटौती हो गई है। उसके बाद न्यूनतम मजदूरी संगठित, पहले भी न्यूनतम मजदूरी योजना जो पहले भी चलता था न्यूनतम मजदूरी, वो अब भी एग्जिट रखा गया है। लेकिन अब हर किसी स्टेट में ये इम्पोर्टेंट है समझने के लिए कि हर क्षेत्र में न्यूनतम मजदूरी लागू कर दिया गया है। अब मतलब न्यूनतम मजदूरी देना होगा संगठित क्षेत्र में भी, असंगठित क्षेत्र में भी। लेकिन कैसे देना होगा? अब इसके लिए एक फ्लोर वेज टेस्ट रखा गया है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगी और उसमें राज्य सरकार डिसाइडेड करेगी। क्यों उसमें क्या देखा जाएगा? कहीं पे मासिव ज़्यादा पॉपुलेशन है, कहीं पे ज़्यादा काम है, कहीं पे काम बिल्कुल नहीं है, कहीं जूलॉजिकल एरिया है, जैसे डेजर्ट है, कहीं पे औद्योगिक धंधे नहीं है। तो उन सबको ध्यान रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट और वो एक लाएगी, मतलब उस लेवल तक, जैसे हम चाहते हैं किसी लेवल तक देना पड़ेगा। लेकिन अब वो लेवल में भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो जाएंगे। जैसे कहीं उड़ीसा है, बिहार है, राजस्थान है, इनमें धंधे मतलब उद्योग धंधे इतना विकास नहीं है, तो उन पे अलग आय की असमानता भी होगी इसमें। क्योंकि अलग अलग राज्यों में जब ये होंगे तो उस हिसाब से देखा जाएगा, वो जियोग्राफिकल एरिया भी देखा जाएगा, इंडस्ट्रियल एरिया भी। ये सारे कारणों पर निर्भर करेगा कि कैसे आय तय करनी है। उसके बाद स्वास्थ्य जांच। पहले कोई ऐसी स्वास्थ्य जांच नहीं थी। अब जो सब में, मतलब जितने भी हैं उनमें 40% से एवं जितनी भी कंपनियां, मतलब ये एम्प्लॉय हैं, कर्मचारी हैं, उनमें 40 साल से अधिक के लोगों के लिए साल में एक बार
टेस्ट कराना ज़रूरी रहेगा। उसको मतलब सारे उसका हेल्थ चेकअप किया जाएगा 40 साल के बाद। जो भी एम्प्लॉय 40 से अबव का है उसका हेल्थ चेकअप किया जाएगा। अब मतलब समय पर मजदूरी का मतलब पहले कोई ऐसे पहले भी दी जाती थी मजदूरी, लेकिन अब फिक्स कर दिया गया है कि अपने एम्प्लॉयर नियोक्ता, हिंदी में बोले तो नियोक्ता होता है, नियोक्ता को 1 से 7 दिन की अवधि मतलब महीने के 1 से 7 तारीख तक पेमेंट करना ज़रूरी होगा अपने कर्मचारियों का। अब की तरह नहीं है कि कहीं कहीं कोई 10 तारीख भी हो जाती थी, 15 तारीख भी हो जाती थी, 20 तारीख भी हो जाती थी। तो अब हर एम्प्लॉय को 1 से और 7 तारीख तक पेमेंट करना ज़रूरी होगा। अब और एक बात और कि महिलाओं को भी मतलब काम करने, अब नाइट शिफ्ट में भी काम कर सकती है। कहीं कहीं प्रतिबंध मतलब कोई ऐसी जगह पे जहाँ पे महिलाओं को रेस्ट्रिकेट किया गया था या प्रतिबंधित थी कि ये काम नहीं कर सकती महिलाएं, अब सबके लिए समान अपॉर्चुनिटी दी गई है कि महिलाएं भी काम कर सकती है। बाकायदा कर सकती है महिलाएं काम, लेकिन उसमें महिला की सहमति होना ज़रूरी है, प्लस उनकी देख रेख, ट्रांसपोर्टेशन, उस सब में देख रेख या सुरक्षा की जिम्मेदारी भी कंपनी को ही लेनी पड़ेगी। अब मतलब ESIC जो इंश्योरेंस स्टेट गवर्नमेंट वाली जो संगठित क्षेत्रों में थी 10 से कम वालों पर लागू नहीं होती थी, लेकिन अब 10 से कम वाले एम्प्लॉइयों पर भी स्वैच्छिक मतलब उन पर निर्भर करता है कि वो लेना चाहते हैं या नहीं है। अगर किसी कंपनी में 10 से कम कर्मचारी हैं तो पहले ESIC स्कीम लेना ज़रूरी नहीं था, लेकिन अब उन पे भी मतलब उनके लिए कोई ज़रूरी नहीं थी, लेकिन अब ESIC 10 से कम वाले एम्प्लॉय को स्वैच्छिक मतलब खुद की इच्छा से वो लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब FTE कर्मचारी, FTE मतलब फिक्स टर्म एम्प्लॉय, जैसे किसी प्रोजेक्ट के लिए जाता है या फिक्स टर्म के लिए 2-3 साल 2 साल 3 साल 4 साल इन सब के लिए जाते हैं। उन कर्मचारियों के लिए सबसे पहले उनकी ग्रेच्युटी है वो 5 साल से घटा के 1 साल कर दी गई है कि मतलब जो ग्रेच्युटी पहले 5 साल में दी जाती थी वो ग्रेच्युटी का ग्रेच्युटी मतलब ये कोई दुर्घटना हो जाए उसको कवरेज किया जाता था, वो 5 साल के बाद किया जाता है, वो घटाकर 1 साल कर दी गई। और इसी क्रम में और मतलब FT उन कर्मचारियों को जो मतलब फिक्स टर्म वाले कर्मचारी है उनको भी जो स्थायी कर्मचारी है उसके समान ही वेतन और भत्ते जो भी अलाउंस मिलते हैं, वेतन भत्ते सब मिलेंगे, वो उनको उनके समान ही लाभ मिलेगा। बेनिफिशियल हेल्थ, स्वास्थ्य से संबंधित सेवा संबंध अलाउंस भत्ते मिलते हैं, वेतन मिलता है, वो सब मतलब जो स्थायी कर्मचारी हैं उनके अनुसार ही वेतन मिलेगा। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो आया है वो 5 यही है कि गिग व प्लेटफॉर्म पर गिग एम्प्लॉय और प्लेटफॉर्म एम्प्लॉय। अब गिग एम्प्लॉय का मतलब आप समझते हैं, जो ओला में काम करते हैं, स्विगी में काम करते हैं और जोमेटो में काम करते हैं, तो वो कर्मचारी है प्लेटफॉर्म वर्कर्स बोलते हैं उनको। तो उनको भी अब कर्मचारी ही माना जाएगा और उनको कर्मचारी मान के ही वर्कर्स को कर्मचारी माना जाएगा और उनको अब कर्मचारी मानकर ही उनको सैलरी पर, पहले जो कमीशन मिलता था उनको कि इतने करेगा तो ये मिलेगा, वो सब बंद कर उनको भी मासिक सैलरी मिलेगी। मतलब जो पहले 20 अपने कमीशन के हिसाब से कमाते थे अब उनकी स्थायी मतलब सेवा कर दी जाएगी। और उनका भी PF काटा जाएगा, प्रोविज़न फंड बोलते हैं उसको, जिसको PF कटेगा। और PF कटने उसके बाद एग्रीगेटर्स होते हैं, वो ऐसे जो एम्प्लॉय नियोक्ता बोलते हैं उसको, वही प्लेटफॉर्म वाले जो देते हैं उनको अपने सालाना टर्नओवर मतलब जो साल के जो टर्नओवर है उसका 1 से 2% उन एम्प्लॉयों पे खर्च करना पड़ेगा। ये नए
इसमें लाया गया है और इनके लिए सबसे अच्छा यही देखने को मिलता है इसमें। उसके बाद अब जो काम करने की अवधि थी पहले 240 दिन हुआ करती थी, अब उसको घटा करके 180 दिन कर दिया गया है। तो महिला पुरुष में भेदभाव मतलब कोई भी भेदभाव नहीं होगा। नाइट ड्यूटी महिलाएं भी कर सकती हैं, लेकिन महिलाएं, मैंने पहले ही बताया आपको कि केवल ये तब लागू होगा जब महिलाएं की सहमति होगी, लेकिन उनको सुरक्षा और की जिम्मेदारी भी कंपनी को लेनी पड़ेगी। ट्रांसपोर्टेशन का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कई जंगल है तो उसमें कैसे काम करेगी। बहुत सी कंपनियां ऐसी होती हैं जो शहरों से बाहर बनी हुई हैं, दूर दराज ऐसे क्षेत्रों में बनी हुई हैं जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं है। अब रात में 11 बजे क्या महिला अकेली जाएगी? तो ये सोच सबके लिए, ये सोच करके उनकी जिम्मेदारी कंपनियों के ऊपर ही ली गई है। इससे महिलाओं के लिए बेनिफिट भी होगा कि उनको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेगी, रोज़गार भी काम करने की ज़्यादा, प्लस पुरुषों के बराबर भी वेतन मिलेगा। और वेतन की जो जब एक परिवार जो महिला पर निर्भर करता था तो महिला अधिक से अधिक जीविकोपार्जन कर पाएगी, ये देखने को मिला है इसमें। उसके बाद इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल मतलब एक कोर्ट केस होगा, मतलब कोर्ट होगा जिससे लॉ कानूनों का बोझ हल्का किया जा सके और कानूनों पर मतलब न्यायालयों में ये केसों की वो लोड कम हो, बर्डन बोलते हैं, बर्डन कम हो। इसलिए इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल का गठन किया गया है। जैसे जो औद्योगिक मुकदमे होते हैं या एम्प्लॉय से नियुक्त होंगे उनके लिए इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल देखेगी, और वो अपनी अलग से उसमें एक जुडिशियल मेंबर होगा और एक टेक्निकल मेंबर होगा। तो दोनों देखेंगे कि क्या हुआ है। और उसके बाद ईज ऑफ डूइंग मतलब जो इसके लिए सबसे ज़्यादा ये है कि सिंगल रजिस्ट्रेशन, सिंगल लाइसेंस और सिंगल रिटर्न और सिंगल पैन कार्ड वाला ये रूल अपनाया गया है। जिससे ईज ऑफ डूइंग मतलब पहले क्या होता था, पहले 6 रजिस्ट्रेशन कराने होते थे किसी कंपनी को, 6 रजिस्ट्रेशन कराने होते थे, उससे फ़र्क पड़ता था। अब उसको इजी कर दिया गया है, मतलब इजी कर दिया गया है। अब केवल एक ही बार रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, जिससे ही सारी फैसिलिटी मिल जाएंगी। उसके बाद इसमें कई अपराधों का गैर अपराधीकरण कर दिया गया। कई अपराधों को, जैसे पहली बार कोई अपराध करता है तो उसका अपराध नहीं माना जाए और उस पर जुर्माना ही लगा दिया जाए, मतलब जुर्माना लगा सकते हैं अब की तरह। उसके बाद छटनी के बाद मतलब ले ऑफ होने के बाद पहले सीधा निकाल दिया जाता था, अब निकालने के नहीं, रीस्केलिंग की, मतलब उनको निकालने के बजाय रीस्केलिंग मतलब उनमें जो कमियां हैं उनमें सुधार किया जाए या ऐसी व्यवस्था की जाए, ये भी इसके तहत की गई है। अब जैसे भी कोई यूनियन है, यूनियनों के लिए भी जो यूनियनों का कारण था, यूनियन विरोध में उतरी है, उसमें यह दिखाया गया है कि 51 से नीचे में जो 51% वोट ग्रहण करेगी, मतलब उनका मान्यता प्राप्त यूनियन ही अब यूनियन रहेगी। 51% बढ़ा दी कर दी है, जो कि पहले 45 ऐसा कुछ हुआ करती थी, वो बढ़ाकर 51% कर दी गई है। जिसको भी इतने श्रमिक पसंद करते हैं तो उनको मान्यता प्राप्त यूनियन बनाना जाएगा। उसके बाद भी अगला कानून भी महिलाओं के लिए ये है कि महिलाओं को कमेटी गठन करेंगे जो महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती हो, ऐसी कंपनियों में महिलाओं की भूमिका बढ़ा दी गई है। फिर कलेक्टिव कैजुअल लीव का ये मतलब कई एम्प्लॉय कलेक्टिव कैजुअल लीव CCL बोलते हैं, जैसे उसे लेते थे, उसे लेने से पहले एम्प्लॉय को 14 दिन पहले बताना पड़ेगा, ताकि मतलब देख सकें कि कब लेनी है, कुछ व्यवस्था करनी है। जैसे मेरा काम, मैं अपनी टेबल संभाल रहा हूँ तो टेबल में मैं 14 दिन गायब रहूँगा तो कोई ना कोई मेरा काम तो देखेगा, काम तो बंद होगा नहीं। तो उसे देखने के लिए 14 दिन पहले ही अपने को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि मुझे जाना है। और इसके बाद कोई भी हड़ताल करते हैं या ऐसे
हड़ताल करता है कोई भी, तो उसे नोटिस देना होगा, 14 दिन पहले नोटिस देना होगा किसी भी एम्प्लॉय को उस हड़ताल में जाने के लिए। तो 14 दिन पहले नोटिस देना होगा कि ये कर रहे हैं। तो ये इसका मतलब इसका सीधा ये है कि अब 14 दिन पहले बताना पड़ेगा, तो 14 दिन तक हमें 14 दिन पहले हमें कंपनी से बाहर भी निकाला जा सकता है, हमारे खिलाफ कुछ भी हो सकता है, या 14 दिन हमको खूब सताया जाए, प्रताड़ित किया जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। मतलब दुरुपयोग हो सकते हैं इस रूल के 14 दिन वाले पहले वाले के। उसके बाद सभी अब हाँ, एक जो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि यात्रा दुर्घटना को भी अब एम्प्लॉय दुर्घटना माना जाएगा। मतलब किसी भी या एम्प्लॉय की दुर्घटना ऐसे टाइम पे होती है जब ड्यूटी के लिए ज़्यादा टाइम होगा या ड्यूटी से आने के टाइम होगा, तो उसको भी यात्रा दुर्घटना मतलब एम्प्लॉय की दुर्घटना ही माना जाएगा। ये उसमें शामिल किया गया है। तो उसके बाद सभी कर्मचारियों को एक पोर्टल बनाया जाएगा जिससे डेटा निकालने में आसानी रहे। और एकीकृत के जैसे श्रम पोर्टल है, ऐसे ही एक पोर्टल राष्ट्रीयकृत पोर्टल बनाया जाएगा कि कितने कर्मचारी काम करते हैं, कैसे। अब हाँ, और एक और है कि मतलब पहले कोई भी कंपनी होती थी, एक रूल है इसमें, इसके बीच के अगर 100 से पहले क्या था कि अगर किसी भी कंपनी में 100 से अधिक कर्मचारी होते, मतलब 99 से अधिक कर्मचारी होते थे, तो उसको पहले सरकार से अनुमति लेनी पड़ती थी कि इसे बंद करना है या बंद नहीं करना है। लेकिन अब इस रूल को हटा करके अब 300 कर दिया गया है। मतलब अब ये अनुमति केवल 300 से 299 से अधिक वाले एम्प्लॉइयों को ही, जो कर्मचारी जो भी कंपनी है वो अगर 299 से अधिक रखती है तो सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता है, अर्थात नहीं है। 299 से कम अधिकार मतलब एम्प्लॉई है तो कंपनी उन्हें कुछ, सरकार को कोई मतलब नहीं है, उनको हटा सकते हैं बिना सरकार की अनुमति के। ये तो हुआ अपना श्रम कानून। बस आज की वीडियो में इतना ही। आगे हम आपको संविधान का भाग 1 से 4 तक आर्टिकल बताने की कोशिश करते हैं। हो सकता है तो कल लेके आएंगे, अदरवाइज अगले सैटरडे को।